जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत करते हुए स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग BEBE 181 के लिए जो है ना जून 2024 के लिए जो एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उसके आंसर की को हम लोग समझ रहे हैं, उसके आंसर की को जानने वाले हैं। तो इस सेशन में जो भी मैं आंसर बताऊंगा वो 100% इसका सही होगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस सब्जेक्ट सेशन में जो ना सिर्फ मैं आंसर बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें जो सिर्फ आंसर की वाला सेशन होने वाली है। अभी जो आप मिला पाओगे कि कौन से सही आंसर हैं, ठीक है। तो इस सेशन में जो भी मैं आंसर बताऊंगा वही सही होगा, ओके। इसी को आपको मानना होगा और यही आपके लिए फाइनल होगा। और आपको ये भी बता दूं, अगर किन्हीं स्टूडेंट का 18 से कम आएगा इसमें से, तो आप जो है ना अभी से फिर से तैयारी कर लीजिएगा। आपको नेक्स्ट सेशन में जो आप एग्जाम दे सकते हो, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है और अभी से आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आप खुद को आकलन कर चुके होंगे कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे कैसे हमको तैयारी करनी होगी। और मैं ये भी बताऊंगा कहाँ से ये रिसोर्सेज हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको कहाँ से पढ़नी चाहिए, जिससे कि आपके लिए जो है ना काफी ज्यादा सहायता होगी। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो भी इस सेशन में बताऊंगा वो 100% सही होगा, ठीक है। तो आप एक एक करके मिला लीजिए, ओके। बता दूं, अभी आप जैसे कि आंसर की मिला रहे हो और कुछ नए स्टूडेंट होंगे जो नेक्स्ट सेशन के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो वीडियो देख रहे होंगे, सेशन देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी बता दूं भाई, ये सब्जेक्ट जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन जिससे होते हैं ना, जो कि 4 ऑप्शन वाले होंगे, उस तरह से सवाल आपके सेशन में भी पूछे जाएंगे। तो आप अभी से तैयारी कीजिए। इस सब्जेक्ट में काफी मतलब कि टफ एग्जाम होती है, काफी स्टूडेंट फेल होते हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हो कि कितने कमेंट्स में आए हुए हैं कि कितना सर मेरा इतना आया, मैं फेल हूं, पास हूं, इस तरह से आप कमेंट देख सकते हो। जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए भी मैं बता दे रहा हूं, ताकि ये, क्योंकि ये वीडियो तो लगा रहा है, रहेगा ही रहेगा, ताकि आप आगे भी देखने वाले हैं। तो ये भी बता दूं सेशन में स्टार्ट होने से पहले भाई, ये आज का सेशन जो है सिर्फ आंसर की होने वाली है, ठीक है। मैं आंसर बताऊंगा, ओके। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसमें 50 सवाल पूछे जाते हैं, 50 सवाल के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो इस तरह से भी मैं नए स्टूडेंट के लिए ये भी जानकारी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस समझते हैं। देखिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पर्यावरण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पर्यावरण है। इसका सही आंसर जैसे कि 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, आपका 1 अंक मिल जाएंगे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है, नियतिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया। नियतिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था, ये रेटजल ने किया था। ये सब क्वेश्चंस आपकी जो है ना महामैराथन क्लासेस से है। महामैराथन क्लासेस जो भी करके गए थे ना, उसका आसान तरीके से आप बस में भी बैठ के देखे होंगे ना, तो वो भी उसका पासिंग मार्क्स आएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर मैं बस पे बैठ के जो रिवीजन कर रहा हूँ, मतलब अच्छा लग रहा था फिर भी, लेकिन एक होता है ना कि भाई आप बस पे जा रहे हो ना, तो आप आराम करते हुए जाइए, है ना। एग्जाम से पहले कम से कम 2 घंटे तो अपना माइंड को रेस्ट दीजिए, ओके। ऐसे बहुत सारे हैं जो कि मतलब ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे थे, मतलब हंसी आ रहा है यार, फिर भी लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि अभी से तैयारी कीजिए और ध्यान दीजिए पढ़ाई में, ओके। चले, तो ये हो गया, ये सब क्वेश्चन आपके महामैराथन क्लासेस में आपको दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जाना, निम्नलिखित में से कौन सा 17 सतत विकास लक्ष्यों में से नहीं है। आपके हर सेशन में मैंने नहीं पे फोर्स किया था, हर सेशन में मैंने हाईलाइट कर रहा था कि नहीं वाले पूछे जाएंगे भाई। और ये 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 100% सवाल पूछे जाएंगे और पूछा गया भाई, है ना। तो इसमें देखिए इसका क्या कहता नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल। ये जो ना आपके सतत विकास लक्ष्यों में से नहीं है। तो आप सतत विकास लक्ष्यों के जो ना अच्छे से देख लीजिएगा। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, इग्नू के एग्जाम हो, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, ये आपके लाइफ में भी काम देने वाली है। तो इसको आप 100% देख लीजिएगा। और मैंने इसको पीडीएफ में, महामैराथन क्लास में, कम्युनिटी पोस्ट में, टेलीग्राम चैनल पे, हर जगह मैंने इसको सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले, क्वेश्चन नंबर आपका 4 में, जीवन का अस्तित्व औसत शुद्ध समुद्र तल से कितना मीटर अधिक नहीं है, यानी कि अधिक नहीं है पूछे जा रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन सिर्फ आंसर की होने वाली है, एक्सप्लेनेशन की नहीं होने वाली है, ठीक है। एक्सप्लेन पहले मैंने कर चुका हूं, उसमें चैप्टर वाइज हो, सेट प्रैक्टिस हो, तमाम चीजों पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा हूं, ओके। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय वातावरण में पोषी स्तर पर भी पर रखा गया है, भी पर रखा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा शार्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले, क्वेश्चन नंबर आपका 6 में कहा जाए जीव मंडल में सल्फर का मुख्य भंडार क्या है। सल्फर का मुख्य भंडार जो है ना, आपके ऑप्शन नंबर इसका मिट्टी और तलछट हो जाएंगे। ये आपके बुक में भी दिए गए और मैंने क्लासेस में भी बताए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर,
पारिस्थितिकी अनुक्रम में मध्यवर्ती समुदाय चरण को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कर्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा चिट्टीखोर, विशाल उड़न गिलहरी और सलाद पाए जाते हैं, ये आपके जो ना उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। देखिए इसमें से आपको ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, सिर्फ स्लॉथ के बारे में पूछे जा सकते हैं, या जो है ना ये विशाल उड़न गिलहरी के बारे में पूछे जा सकते हैं, या चिट्टीखोर के बारे में भी पूछे जा सकते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी अच्छे खासे मदद मिल जाते हैं। आप इस पे आप ये नहीं करोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सारे के सारे पूछे जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। मैं जो है सच में बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी आपको काफी हद तक हेल्प मिला होगा, है ना। जैसे कि मैंने हर सेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अपलोड कर रखा है, उसमें भी अच्छे खासी मदद आपको मिल गए होंगे। और महामैराथन क्लास से तो पूरा का पूरा मिला था, है ना। जो भी पढ़े होंगे महामैराथन क्लास, उससे आपको काफी हद तक मतलब सहायता मिली होगी, है ना, जो अच्छे से पढ़े होंगे। क्योंकि मैंने आपको वो पीडीएफ जो दिया था, उसमें जो एक क्वेश्चन में मैंने आपको जो क्लासेस करवाता, उसमें मैंने एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन आपको बताता था कि इस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते, और वैसा क्वेश्चन बनाया गया, है ना। तो आपके लिए पीडीएफ बहुत जरूरी है, और महामैराथन क्लासेस भी देखना बेहद जरूरी है। तो आप जरूर देख लीजिएगा और पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 9 में, एक ज्वारानदमुख एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है जो प्रतिनिधित्व करता है, किसकी प्रतिनिधित्व करती है? ये बड़े आधार पर विकसित अधिक उत्पादकता का ये प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अप्रैल और जून के महीने में कौन सा बायोम अत्यधिक गर्मी और तेज हवा से अधिक शुष्क होने का अनुभव करता है? ये आपके ऑप्शन नंबर सी मरुस्थल बायोम हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जीव जल के तल पर रहने के लिए बाध्य है? जल के तल पर रहने के लिए बाध्य कौन से हैं? ये तरणक हैं। ठीक है, ये सब आपके पीडीएफ में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तिलनक क्या है, तरणक क्या है, परिपाद क्या है, ये सब के मैंने जो है ना पूरा डिटेल से बताया चैप्टर वाइज में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन, मैंने आपको एग्जांपल नवीकरणीय संसाधन के कौन कौन से उदाहरण हैं और नवीकरणीय संसाधन के कौन कौन से उदाहरण है, सब चीजें मैंने प्रोवाइड करवा रखा है ना पीडीएफ में, क्लासेस में, सब जगह आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस जल सीधे वाष्प व्यवस्था में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाती है? ये आपके ऊर्ध्वपातन कहलाती है ना। ये सब मैंने प्रोवाइड करा रखा है। तो देखिए मैं बोल सकता हूँ 100% जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, जो भी सारे क्लासेस किए थे, वो तो बल्ले बल्ले हैं और बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, है ना। उसमें मुझे बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप पे जो पीडीएफ लिए थे, सबने कमेंट्स किया, है ना। लगभग मैं बोलूँ तो लगभग 50+ स्टूडेंट ने मुझे रिव्यू सिर्फ व्हाट्सएप पे दिया था कि सर पीडीएफ से काफ़ी हेल्प मिला। और कुछ स्टूडेंट ने भी इग्नोर किया था कि क्या पीडीएफ पढ़ें, लेकिन जब पीडीएफ एग्जाम देके आया ना, उसके पीडीएफ से मिला है, तो उसको भी मतलब कि उनको भी अफसोस हुआ कि काश मैं पीडीएफ पढ़ लेती। उनका भी लगभग 2 से 3 कमेंट्स आया था। जो है मैं सच बता रहा हूँ, है ना, आपके सामने मैं सच ही बताऊंगा। और पिछले सेशन में मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया था, है ना। तो मैं यही बोल सकता हूँ। ओके, आपको बिलीव करना ही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली नहीं है? नहीं वाला पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा क्षेत्र, यानी सिंचाई। ये जो ना ये आपका सही जवाब, मतलब इसमें नहीं वाले पूछे गए थे, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा था, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है पूछे जा रहे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ढलान के साथ बड़े पेड़ों को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में है, निम्नलिखित में से क्या वन का पारिस्थितिक महत्व है? क्या पारिस्थितिक वन का महत्व क्या हो जाएंगे? आपका मिट्टी के कटाव की जांच करता है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए, इसमें आप कुछ स्टूडेंट बोलते होंगे कि सर ये पीडीएफ बोल रहे हैं, पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो आप 9241077866 इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आप पीडीएफ ले सकते हो, इससे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, एफसीएफ टीम के द्वारा आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हो। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। 17 क्राउन फायर किसमें होती है? क्राउन फायर किसमें होती है, ये भी आपको पीडीएफ में मैंने इसके बारे में चर्चा किया था। तो इसका सही जवाब है घने जंगल में, है ना। नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी और वनवासियों का सक्षम बनाता है? ये वन अधिकार अधिनियम 2006, ये भी सही है। ये ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, हॉट स्पॉट किन क्षेत्रों में होती है? हॉट स्पॉट किन क्षेत्रों में होती है? ये उच्च स्थानिकता में होती है। निम्नलिखित में से किसकी भारत में अधिकतम आनुवंशिकता विविधता है? ये आम का हो जाएगा। सबसे ज्यादा चावल की होती है, लेकिन ये आपका ऑप्शन में आम दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए
आम हो जाएगा, सेकंड नंबर पे आम है। तो इस तरह से आपको ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में हमें निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का मूल्य उपयोग है? सौंदर्य मूल्य हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है भारत में जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये भारत में 26 मान्यता प्राप्त स्थानिक केंद्र है, ये गलत है। तो देखिए ये भी मैं बता दूं, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं भाई, ये क्लास जो है ना आंसर की वाला है। तो आप जो है ना सिर्फ आंसर को मैं बता रहा हूं इस सेशन में, तो आप प्लीज समझिए मेरी बातों को, ठीक है। और कुछ बोलेंगे सर सिर्फ आंसर बता रहे हो, एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहे हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आंसर की वाला सेशन है, तो मैं आंसर बता रहा हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है? पारंपरिक, गैर पारंपरिक सबके मैंने उदाहरण बताया रखा है ना। ये सब क्लासेस से आए भाई, सब कुछ क्लास से आए। मैं बोलता हूं हर सेशन में भी बोले, दावा के साथ पहले भी बोला था, अभी भी बोलता हूं, पीडीएफ से आता है क्वेश्चन, आएगा क्वेश्चन, रहेगा क्वेश्चन, सेशन से रहेगा, कुछ अलग नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा पवन ऊर्जा। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग होता है, आपके ये हो जाएंगे दोनों सस्ता और प्रदूषण मुक्त, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन है। सबसे उपयुक्त ईंधन क्या है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड, एक नहीं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, एक मिनट, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, सॉरी, है ना। ये ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन क्या है? हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अपांग गैस मुख्य रूप में पाया जाता है, अपांग गैस मुख्य रूप में किस में पाया जाता है? मीथेन में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम गर्भाधान प्रयोग किया जाता है हाथी के लिए, है ना। ये इसका मैंने बताया अभी तक, कृत्रिम जो स्पर्म होती हैं उसके बारे में भी मैंने ये क्लास में चर्चा कर रखा है, कई बार चर्चा किया है ना। एक संरक्षण तकनीक के रूप में बढ़ावा देने में फसल पाया जाता है, किसमें फसल पाया जाता है? ये आपके ऑप्शन नंबर है व्यूपिंग क्रेन, व्यूपिंग क्रेन में ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव निम्न के रूप में कार्य करके अपरदन के विरुद्ध कार्य करता है, क्या कार्य करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक प्राचीर। और यूनेस्को द्वारा संचालित MAB प्रोग्राम में MAB का अर्थ क्या है? मैंने आपको बोला भी था कि भाई आप फुल फॉर्म जरूर देख लीजिएगा, कई बार सवाल पूछे जाते हैं, इस पे भी आपको इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में देख लेते हैं, है ना। तो इसको भी देखें, इसका आपका ऑप्शन नंबर ए मनुष्य और जीव मंडल हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भोपाल गैस त्रसदी से संबंधित है? मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में है, कई बार पूछा था, कई बार मैंने इसको सेशन में भी बताया था कब हुआ था भोपाल गैस त्रसदी, है ना। ये भी पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन का माप कौन सा है? ये BOD, मैंने BOD, MPN, TDS, COD इसके बारे में भी चर्चा किया था, और ये भी बोला था कि बाबू इसमें आप जो होना क्या करोगे, इसका फुल फॉर्म जरूर देख लीजिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, जैसे नेक्स्ट अभी पीछे पूछा गया था ना, है ना। तो उसी तरह से इस बार आपके सेशन में ये इससे भी पूछे जा सकते हैं, तो मेरे दोस्त जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? जैव निम्नीकरण प्रदूषक आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी कागज। भारत में ध्वनि प्रदूषण की सीमा निर्धारित है, ये 50 dB है, ठीक है, 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 50 से 55 होती है ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट का भौतिक उपचार है? भौतिक उपचार हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी लेगुनन, है ना, लेगुनन इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से अपशिष्ट न्यूनीकरण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? भस्मीकरण का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डैश खाद्य श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी कड़ी में प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि प्रक्रम है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपके जैव आवर्धन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, कहा जाता है कि 4 स्थानों ABCD की वर्षा का pH मान नीचे दिया गया है, उस जगह पहचान कीजिए जहां अम्ल निक्षेपण हुआ था, ये 5.5 हो जाएगा। देखिए आपका ये जो pH मान के बारे में बताया था कि किसका किसका pH मान कितना होता है, और सवाल पूछे जाते हैं, इसमें भी इस तरह से सवाल देखने को मिला है। किस दिन ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो ना ये 16 सितंबर को मनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन CFCS के लिए सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, नहीं वाले सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये ऊपरी वायुमंडल में UV विकिरण से अप्रभावित है। नेक्स्ट कहता है
हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किस वर्ष किया गया था? आपके बुक में 1976 में भी दिया गया, 1976 इसका सही जवाब है, आपके बुक में भी मिल जाएगा। ये सब क्वेश्चन जो है ना आंसर मैंने आपके अपने पीडीएफ, मैंने अपना जो पीडीएफ दिया था उससे और बुक से, दोनों से किया, इसलिए मैंने समय दिया, अच्छे से ढूंढा, सब क्वेश्चन को अच्छे से कवर करा, उसके बाद मैं दोबारा सेशन लाया, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहा जाता है एनबीए के तहत स्थापित किया गया है, एनबीए के तहत स्थापित किया गया है, आपके ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जैव विविधता अधिनियम, ठीक है। चलो नेक्स्ट कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण परियोजनाओं का हिस्सा नहीं है आपके हो जाएंगे इसका हाथी, ऑप्शन नंबर सी। रोग की उत्पत्ति के अध्ययन को कहा जाता है, अगर रोग की उत्पत्ति के अध्ययन को हम लोग जो ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहा जाता है एटियोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए, एटियोलॉजी हम लोग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग है भैया, तो ये मंगोलिज्म इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक आपदा है? भूवैज्ञानिक आपदा किसका हो जाएगा? ये भूस्खलन हो जाएगा। चंडी प्रसाद भट्ट किसके साथ जुड़े हुए थे? ये चिपको आंदोलन के से जुड़े हुए थे, ये भी बताया था मैंने। चंडी प्रसाद, सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से। ये दोनों के दोनों सवाल लगातार पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू से भी है और मैंने अपने सेशन में भी बताया था। नेक्स्ट का था कौन सी विचारधारा मानती है कि प्रकृति माँ है और उसे वश में नहीं किया जा सकता है? ये किसका विचार है? ये जो है ना आपके भारतीय विचार हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है 49 में पर्यावरण निर्णय जो कुछ जाति समूहों को प्रभावित करता है, निरूपित करता है, ये आपके सामाजिक असमानता को, ये भी मैंने पीडीएफ में और रिसेंटली इसका बारे में बताया हुआ था, इसके बारे में चर्चा भी किया था। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ये भी मैंने हर सेशन में बताया था भैया, ये मैं हर सेशन में पोस्ट करता था। सतत विकास एविनिस है, इनविस के केंद्र और सतत विकास के जो है सारे लक्ष्यों को देख लीजिएगा और क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, नहीं वाला ये हर सेशन में मैंने बता रहा था। तो इसमें भी देखिए जो मैं जिसमें भी फोर्स करने के लिए बोला वो 100% सही हुआ, उस पे सही बताया। तो कहा जाता है इनविस केंद्र किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये स्थापित किए गए हैं। तो इस तरह से 50 सवाल पूछे जाते हैं। आपको मैंने क्या बताया, 50 में से आपके अगर 18 से कम है भैया, 18 से कम हो गया है ना, हालांकि 17.5 पासिंग मार्क्स होते हैं, लेकिन आपको जो ना ये 18 अंक होनी चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है तो 18 अंक इसमें आपके होने ही चाहिए। 18 से अगर कम है तो भाई अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। आप देख चुके होंगे खुद को कि कहाँ पे है, कितना पानी में है, तो उसके बारे में समझ चुके होंगे। और जो न्यू स्टूडेंट है उनको अगर लगता है कि मैं क्लासेस में मैंने 18 से ज्यादा है तो ठीक है, नहीं भी है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास समय है, आप अभी से तैयारी कीजिए। और मैंने पीडीएफ के बारे में जैसे बताया 9241077866 इस पे डायल कीजिए, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। 9241077866, ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पीडीएफ भी ले सकते हो। पीडीएफ पे आपको 100 पेज का पीडीएफ मिलेगा और उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगे जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो चलिए, तो यही हुआ और पासिंग मार्क्स 18 हैं, जो भी पास हैं तो ठीक है, कांग्रेचुलेशंस। जो बाय द फेल हो चुके हैं कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट सेशन में फिर से तैयारी कीजिए, फिर से दीजिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे, है ना। तो इस तरह से हमारे सेशन से, हमारे क्लास से अच्छे खासे आपके सवाल पूछे गए और देखने को मिला, और इस तरह से हमारे सेशन आज यहीं रहने देंगे और लगातार इस तरह से हम लोग जो क्लासेस करवाए थे उसको आप जरूर देख लीजिएगा, है ना। हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।